जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैथमेटिक्स में जो भी कल तक हमने स्टडी किया हुआ था उससे आगे की स्टडी आज जारी रखेंगे हम यहाँ पर। मैथमेटिक्स में जो कल तक आपने स्टडी किया था, इस समय हम लोग एक्सरसाइज 10.2 जो कि वेक्टर अलजेब्रा है 10.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और 10.2 के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। उसके इंट्रोडक्शन में 2-3 चीज़ें बाकी रह गई हैं, पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद 10.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स उन्हें सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज तक जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं आज एक्सरसाइज 10.2 में सबसे पहले हमने स्टडी करना है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी मतलब अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं हमारे पास और वो सभी वेक्टर समरेख हैं, कोलिनियर है। संरेख मतलब मैथमेटिक्स में यहां पर वेक्टर में संरेख का मतलब है कि वेक्टर एक के ऊपर एक भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, संरेख हैं, तो उनके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, इसको हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मैं एक वेक्टर बना लेता हूं, ये मैंने एक वेक्टर बना लिया। सपोज दिस इज वेक्टर ए। ठीक, एक वेक्टर और हम बना लेते हैं यहां पर, ये हमने बना लिया, ये बना लिया वेक्टर बी। ओके, अच्छा, और एक वेक्टर और बना देते हैं, ये मैंने बना लिया। सपोज दिस इज वेक्टर सी। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीनों ही वेक्टर कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब पैरेलल है। अगर ये तीनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, बस डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस बस इनके मैग्नीट्यूड का है। अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर की बात करूंगा तो इन दोनों वेक्टर में डिफरेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। लेकिन अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर की आप बात करेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है बट अपोजिट है। ठीक है, ओके। अब ऐसी सिचुएशन होने पर क्या हम वेक्टर बी को वेक्टर ए के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं? दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर ए डायरेक्शन के लिए तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वेक्टर बी को हम वेक्टर ए के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? जैसे हमने लैम्डा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.25 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लैम्डा। डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसलिए दोनों के निशान प्लस रहेंगे। मैग्नीट्यूड इसका थोड़ा ज्यादा है, यह हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे 2 गुना ज्यादा हो, तो यहां पर हमको 2 लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से 3 टाइम्स ज्यादा हो, तो फिर मुझे यहां पर लैम्डा की जगह पर 3 लिखना पड़ेगा। ये हो सकता है। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसलिए दोनों के साथ प्लस का साइन रहेगा। दूसरी चीज, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कुछ गुना हो सकता है, वो 2 गुना भी हो सकता है, 1.5 गुना भी हो सकता है, 2.5 गुना भी हो सकता है, 1.25 टाइम्स भी हो सकता है, 3/2 टाइम्स भी हो सकता है, 5/4 टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इसकी तुलना में कुछ गुना हो सकता है, उसको दर्शाने के लिए यहां पर हमने एक कांस्टेंट लगाया है और वो कांस्टेंट लैम्डा। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरी कुछ हाइट है, मेरे सामने ये एक वॉल यहां पर है, उसकी भी अपनी कुछ हाइट है। मेरी हाइट से ऑब्वियसली उसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसकी हाइट को अपनी हाइट की कंपैरिजन में मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसकी हाइट को अपनी हाइट के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर ये वॉल, मेरी वॉल की हाइट मेरी हाइट से डबल होगी तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू जस्ट 2 टाइम्स हाइट ऑफ मी।
ये मैं लिखूंगा। अगर इसकी हाइट मेरी हाइट से 3 गुनी होगी तो मैं लिखूंगा इसकी हाइट को इक्वल करूंगा और मैं अपनी हाइट में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसकी हाइट मेरी हाइट से 2.5 गुनी होगी तो मैं अपनी हाइट में 2.5 का गुणा करा के इसके इक्वल करूंगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, पर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है, सेम है तो लैम्डा की जगह पर भी 1 आ जाएगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तो इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट तो लिखना पड़ेगा ना आपको। 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 10 कुछ तो लिखना पड़ेगा। जितना गुना इसकी ज्यादा लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड होगा, उतने का यहां मल्टीप्लाई करा के इसके इक्वल लिखना पड़ेगा आपको। आई होप कि ये लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया। ठीक, इसी तरह से अगर इन दो वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, इन दो वेक्टर्स में देखिए मैग्नीट्यूड का भी डिफरेंस है, डायरेक्शन का भी डिफरेंस है। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, वेक्टर सी इज इक्वल टू, डायरेक्शन अपोजिट है, इसको दिखाने के लिए तो मैं यहां पर नेगेटिव साइन लगा दूंगा। आप देख रहे हैं ना, बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसको दिखाने के लिए मैंने यहां पर नेगेटिव साइन लगाया। ठीक, ओके। अब मैग्नीट्यूड भी तो अलग है, भले इसका मैग्नीट्यूड इससे हाफ होगा तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, हाफ लिख दूंगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से 2/3 होगा तो मैं 2/3 लिख दूंगा। लेकिन अब आप भी समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो यहां एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा ना आपको। वो कांस्टेंट अगर मैं अभी के लिए जनरली अगर वो कांस्टेंट मैं लैम्डा मान लूं तो इस तरीके से वेक्टर सी को वेक्टर ए के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन पे हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इन सब बातों का एक कंक्लूजन निकलता है, इन सभी चीजों का एक निचोड़ निकलता है कि हम चाहें तो किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर होगा उसको हम किसी दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, पर मुझे उसके साथ प्लस या माइनस लैम्डा, प्लस या माइनस के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म जरूर रखना पड़ेगा। अगर वो आधा होगा तो 1/2 लिखना पड़ेगा, 2 गुना होगा तो 2 लिखना पड़ेगा। प्लस और माइनस डायरेक्शन की वजह से आएंगे। ठीक है ना। तो अब ये होती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक दूसरे के कोलिनियर हैं, एक दूसरे के संरेख हैं, तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में या तो इस तरीके से लिखा जा सकता है या तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूं आपको। जैसे मैंने देखा, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास दिया गया है, कुछ भी मान लेते हैं, दूसरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 9k कैप, और आपको बोला गया कि चेक करिए कि क्या ये दोनों वेक्टर समरेख हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक चीज देखी इस वेक्टर b में, अगर मैं यहां से 3 कॉमन कर लेता हूं, 3 कॉमन अगर कर लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k माइनस 3k। अब इसमें आप देखिए 3 बाहर, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वेक्टर a की वैल्यू है, तो इसके साथ हमने वेक्टर a लिख दिया। अब देखिए ये वाली फॉर्मेट आ गई कि नहीं आ गई। अब आप सोचेंगे आपने तो बताया प्लस माइनस, नहीं, प्लस या माइनस में कोई एक ही तो आएगा। बट अगर डायरेक्शन सेम होगी तो प्लस निशान रहेगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस निशान आएगा। दोनों एक साथ क्यों आएंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। बट ये कंडीशन का ऐसा होना इस बात का इंडिकेशन है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर कोलिनियर, दोनों ही सदिश आपस में समरेख हैं। उसमें और भी बातें आपको क्लियर हो रही, दोनों समरेख हैं, पहले तो ये क्लियर हुई। दूसरा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से 3 टाइम्स ज्यादा है।
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से 3 गुना ज्यादा है। ये भी हमको यहां से क्लियर होता है। दूसरा, प्लस निशान का आना इस बात का संकेत है कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो देखिए, सिर्फ इतनी चीज से, सिर्फ एक एग्जांपल से हम कितनी सारी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर हमने क्या क्या सीखा। पहली बात तो बी और ए जो दो वेक्टर्स हैं वो दोनों ही के ही दोनों वेक्टर्स संरेख हैं, कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज आपने सीखी कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ये भी समझ में आ गया। तीसरी बात हमने सीखी कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुना है उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए की लंबाई अगर कुछ भी मान लीजिए, वेक्टर ए की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो वेक्टर बी की लंबाई 15 सेंटीमीटर बनानी पड़ेगी, डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है ना। सो आई होप कि समझ में आ गया। अगर माइनस भी आ जाता इसके आगे तो भी ठीक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ये पता लगा सकते हैं कि जो वेक्टर्स हमको दिए गए हैं, जो सदिश हमको दिए गए हैं, वो कोलिनियर हैं या नहीं है। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे लेनी है, उसको नोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मतलब अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनी और उस लाइन का अगर हमको वेक्टर पता लगाना है तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये डाली हेडिंग वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। ठीक है ना। ये हम यहां पर लिख सकते हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। कोई वेक्टर ऐसा है जो 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है तो उसका वेक्टर क्या बनेगा, ये हमको देखना है। देखिए, मैं यहां पर आपको समझाता हूं फिगर बना करके। ये मैंने एक फिगर बनाया, 3 डायमेंशनल फिगर। सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। कहीं पर भी 2 पॉइंट्स आप मान लीजिए। हमने मान लिया ये एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, and another point is here, that is point Q, and point Q has the coordinates x2, y2, z2. Okay, this is origin point 0, 0, 0. Let us, this is O. Okay, अब हमें क्या करना है, हमारा जो आर्टिकल है उसमें यह पढ़ना है कि अगर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई सदिश है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हम ये वेक्टर पता लगाना चाहते हैं जिसका नाम है PQ। सो वी वांट टू फाइंड आउट वेक्टर PQ, कि अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो 2 बिंदुओं को आपस में मिलाता है एक दूसरे से तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। अगर ये पॉइंट x1, y1, z1 है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहां होगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का आपने पढ़ा हुआ है। एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है और टर्मिनल पॉइंट खुद उसी बिंदु पर रहेगा। तो अगर मैं पूछता हूं कि P का पोजीशन वेक्टर कहां है तो आप P को, पॉइंट P को ओरिजिन पॉइंट से मिला दीजिए। ये एक जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर जिसका नाम हम रख सकते हैं OP वेक्टर, ये है बिंदु P का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी सीखा है कि अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 हैं, x1, y1 और z1, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यानी कि OP की वैल्यू क्या होगी। कॉम्पोनेंट फॉर्म में बताइए। ये वैल्यू होगी x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप।
इसी तरीके से पॉइंट Q का अगर मैं पोजीशन वेक्टर पूछूंगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप इसे भी मूल बिंदु से ज्वाइन कर देंगे और ये एक वेक्टर तैयार हो जाएगा, विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, इसलिए पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। दिस इज वेक्टर OP, दिस इज वेक्टर OQ, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P and this is position vector of point Q, ठीक है ना। बट हमें तो PQ वेक्टर पता लगाना है, हमें वेक्टर PQ की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है ना। अब एक जो यार ट्रायंगल अब आपको दिखने लगा होगा, इस ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन का लॉ लगाइए। वेक्टर सम का लॉ याद है ना आपको, अभी पिछली क्लास में ही हमने बताया कि अगर एक वेक्टर AB ये है और दूसरा वेक्टर BC ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस वेक्टर से दिया जाता है। तो आपने याद होगा, आप लिखते थे AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB प्लस BC सीरियल से लेते थे, लेकिन AC को सीरियल से नहीं लेते थे, उसको इधर से लिया जाता था। हम AB प्लस BC प्लस C नहीं लेते हैं, AB प्लस BC और फिर इधर से लेते हैं प्लस A इज इक्वल टू AC। यही चीज इस पे लगाना है। अब देखिए कि इसमें वेक्टर सम का लॉ क्या लगा सकते हैं। त्रिभुज OPQ में, OPQ में, OPQ देखिए ध्यान से, ये OP है फिर ये OQ है और इधर से ये ये OP है, ये PQ है और ये इधर से OQ है। बिल्कुल यही चीज यहां पर आ रही है। तो अगर यही चीज यहां पर आ रही है तो इस पे वेक्टर सम का लॉ लगाइए। त्रिभुज OPQ में आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ, ठीक है। देखो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ, ठीक है ना। ऐसे हमको तो PQ चाहिए, तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। सबसे पहले तो आपको इसी को अच्छे से याद करना है। ध्यान से देखिए, PQ अगर निकालना है तो OQ माइनस OP आना चाहिए। PQ अगर फाइंड आउट करना है तो P पहले है, Q बाद में है। पर जब राइट हैंड साइड पे आओगे तो Q का पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखा जाएगा। आई होप कि समझ में आया आपको। जैसे मैं और एक चीज आपसे पूछूंगा, देखो आप कर पाओगे। अगर मैं AB पूछूंगा, जैसे PQ पूछे जाने पर Q का पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, P का पोजीशन वेक्टर उसमें माइनस करना है। ऐसे वेक्टर AB के पूछे जाने पर अगर A और B दो पॉइंट्स हैं तो वेक्टर AB की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आप जान गए। पहले B का पोजीशन वेक्टर लिखना है OB, फिर A का पोजीशन वेक्टर लिखना है OA। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। प्लस में क्या था, प्लस में AB प्लस BC, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, तब जुड़ के ये AC देगा। पर माइनस में क्या चीज याद रखनी है, OQ माइनस OP दोनों के फर्स्ट वाले एलिमेंट सेम रहने चाहिए। फर्स्ट वाला जो यहां पर लिखा होगा वो सेम रहना चाहिए, फिर आपको ये PQ देगा। तो PQ अगर निकालना है तो पहले Q का पोजीशन वेक्टर लिखना है माइनस P का पोजीशन वेक्टर लिखना है। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेक्टर PQ तो पहले Q का पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P।
ठीक है, अब ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब अगर रखेंगे और सॉल्व करेंगे, Q के पोजीशन वेक्टर में P के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसमें से इसको हमने माइनस करना है, और पिछली क्लास में दो वेक्टर्स का प्लस करना और उनका माइनस करना आप सबको बताया जा चुका है। तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, I के साथ I, J के साथ J, K के साथ K ही सॉल्व होगा। तो जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बना लेगा, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 J कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर pq which is the vector joining 2 points p and q। Now I hope कि आपको समझ में आ गया। तो कभी भी किन्हीं भी दो बिंदुओं के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका है फाइंड आउट करने का। अगर यहां पर हमें QP फाइंड आउट करना होता, QP थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर आपको QP फाइंड आउट करना है तो आपको P का पोजीशन वेक्टर पहले लेना पड़ेगा और Q का पोजीशन वेक्टर बाद में फिर आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपने अच्छे से समझ ली है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं। एक चीज इसमें और बची हुई है इसके इंट्रोडक्शन में, और वो है सेक्शन फॉर्मूला। कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई लाइन है, अगर हमें इस बिंदु का भी स्थिति सदिश मालूम है, इस बिंदु का भी स्थिति सदिश मालूम है, तो उस लाइन पर स्थित किसी भी बिंदु का जो कि उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करेगी, उसका अगर पोजीशन वेक्टर पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। आप इसको नोट करिए, फिर वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। इसको आप हिंदी में ना विभाजन सूत्र भी कह सकते हो। हिंदी में इसे आप क्या बोला करेंगे, विभाजन सूत्र। देखिए इसमें दो चीजें आएंगी। वैसे इसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, विभाजन सूत्र की किसी भी रेखा को किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर कोई तीसरा बिंदु m और n के रेशियो में डिवाइड करता है तो उस थर्ड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हम निकाला करते थे, और वो जो थर्ड पॉइंट होता था ना, वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आंतरिकता भी विभाजित कर सकता है और बाह्यता भी विभाजित कर सकता है। उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने पढ़े हुए थे और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा गया था। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि अगर कहीं पर भी एक लाइन है हमारे पास, सपोज दैट दिस लाइन इज AB, और इस पे कहीं पर भी एक पॉइंट ये है C पॉइंट, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, x2, y2, z2। और ये जो पॉइंट है C, इसने इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को यहां पर काटा है और इसने इस पूरी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा। मान लिया कि वो रेशियो है m:n का रेशियो, AC अपॉन CB इज इक्वल टू n, m AC अपॉन CB इज इक्वल टू m अपॉन n, ऐसा। और इसको कहते हैं आंतरिकता विभाजित करना। इंटरनली ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली, जिसे आंतरिक अंतः विभाजन सॉरी आप बोलते रहे हैं। तो ये अंतः विभाजन के लिए, और इसमें ऐसे सिचुएशन पर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बताते थे, तो ऐसे सिचुएशन पर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट बताते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कॉमा mz2 प्लस nz1 अपॉन
m प्लस en। ये तब फॉर्मूला लगता था जब तीसरा बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर रहकर उसको आंतरिकता विभाजित करता था और इसे अंतः विभाजन बोलते थे और उसका ये फॉर्मूला लगाते थे। ऐसे ही बाह्य विभाजन भी हो सकता है, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एक आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक पॉइंट जो कि लाइन दो बिंदुओं को मिलाने लाइन पर कहीं पर भी नहीं है, वो उस लाइन के बाहर है कहीं, और वहां से रह करके भी वो लाइन को विभाजित कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उस लाइन को राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ही एक्सटेंड करने पर वो पॉइंट कहीं आना चाहिए। मतलब हमने इस लाइन को थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ाया और वो पॉइंट C हमको यहां पर मिला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। यहां पर AC की वैल्यू m थी और इधर CB की वैल्यू n थी। यहां पर भी A से C तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस m है और CB ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस n के बराबर है। तो यहां पर भी रेशियो वही है, AC अपॉन CB इज इक्वल टू m अपॉन n। लेकिन ये वाला पॉइंट A और B को मिलाने वाली लाइन पर कहीं पर नहीं है, बल्कि उसके बाहर है। तो ऐसे विभाजन को बोलते हैं बाह्यता विभाजन। और एक्सटर्नली ये डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली बाह्य विभाजन। ऐसी सिचुएशन पर अगर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने होते थे तो कैसे निकालते थे, थोड़ा सा याद करिए। हम फॉर्मूला लगाते थे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, फिर ny2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और z वाला पार्ट mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। इस तरीके से बाह्यता विभाजन जो पॉइंट करता है किसी लाइन का, उसके निर्देशांक निकालने का हमारे पास ये तरीका होता था। सेम टाइप का फॉर्मूला हमारे वेक्टर में भी है, और वो वेक्टर में फॉर्मूला कैसे होगा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होगा। इंटरनली भी डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली भी डिवाइड करेगा, और दोनों तरह के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो अभी इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। आप प्लीज देखिए, मैं इसे आपको समझाता हूं। मान लिया कि ये है ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड z एक्सिस। दिस इज ओरिजिन। सपोज यहां पर कोई ये वेक्टर है मेरे पास, या दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। ठीक है, अच्छा, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, ये हमने बनाया। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर हम वेक्टर A मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर, इसको भी ओरिजिन पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। ये पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर होगा, और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर B माने ले रहे हैं। A और B दो बिंदु हैं। A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A मान लिया हमने, B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B मान लिया हमने। अब एक थर्ड पॉइंट है कहीं पर, यहां पर मान लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट A और B को मिलाने वाली रेखा को आंतरिकता विभाजित करता है, इंटरनली उसको डिवाइड करता है। अगर आंतरिकता विभाजित करता है तो कुछ रेशियो में डिवाइड करता होगा। मान लिया ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस m, और ये वाली जो डिस्टेंस है CB वाली, ये n है। तो ऐसी सिचुएशन पर अगर आपसे इस तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, पोजीशन वेक्टर कि पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। A का पोजीशन वेक्टर A मालूम है, बिंदु B का पोजीशन वेक्टर B मालूम है,
AC अपॉन CB M अपॉन N है, AC अपॉन CB इज इक्वल टू M अपॉन N है। तो पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर जिसे हम OC से लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता लगाना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा M वेक्टर B प्लस आंतरिकता है ना, प्लस लगेगा N वेक्टर A अपॉन M प्लस N, ये फॉर्मूला लगेगा। बिंदु C का निकल आएगा पोजीशन वेक्टर। सेम चीज यहां पर थी, आप देखिए m को मल्टीप्लाई करते थे इधर x2 से, इधर का m है पर उधर वाले x2 से मल्टीप्लाई होता था, उधर का n है पर वो मल्टीप्लाई x1 से करता था इधर वाले x1 से। सेम चीज यहां पर भी है, ये m है पर इधर का m मल्टीप्लाई a से नहीं करेगा, m को मल्टीप्लीकेशन b से आएगा और m का मल्टीप्लीकेशन a से आएगा अपॉन m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा को जो तीसरा बिंदु C M अनुपात N के अनुपात में डिवाइड करता है, उस बिंदु C का पोजीशन वेक्टर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंड दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। नाउ आई होप कि समझ में आ गया। और ये कब के लिए है? अंतः विभाजन के लिए है। अगर पॉइंट अंतः विभाजित करता है तो अंतः विभाजन। ठीक, ओके। अब थोड़ा जरा बाह्य विभाजन को भी देख लेते हैं। ये फिर से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है। यहां पर भी दो बिंदु हैं, एक ये और एक ये है। इस बिंदु का नाम A है, इसका नाम B है। इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट है तीसरा जो इसको डिवाइड करता है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवाइड करता है, उसके लिए उस पॉइंट को बाहर होना पड़ेगा। ये हमने उस पॉइंट को यहां पर मान लिया कि वो पॉइंट इस लाइन के अनुदिश है, लेकिन लाइन पर नहीं है बल्कि बाहर है थोड़ा सा। हमें अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए OC। ठीक है, तो हम A का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर B है, और C का पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, उसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ये वेक्टर C है। ये मालूम करना है, ये दोनों हमको गिवन होंगे। ये गिवन क्वांटिटीज है, ये अननोन क्वांटिटी है, इसी को मुझे पता लगाना है। इसमें M और N कहां पर है? ये M है, देखो A से पूरा C तक ये डिस्टेंस M है, और C से B तक का ये जो डिस्टेंस है ये N है। ये डिस्टेंस ये N के बराबर होगा। अब अगर ऐसे सिचुएशन है तो देखो बाहर पर विभाजित करता है, बाहर रह करके इसको डिवाइड कर रहा है M और N के रेशियो में। अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन पर C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उसके लिए भी आप यहां पर देखिए AC अपॉन CB का रेशियो M अपॉन N ही दिया गया है। AC अपॉन CB M अपॉन N ही है, जैसा यहां पर, बस बाहर है वो पॉइंट, बाहर से इसको डिवाइड करता है। इसमें अगर पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं OC, तो उसके लिए क्या होगा आप देखिए। OC निकालने के लिए ध्यान से M वेक्टर B, M कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है, माइनस N वेक्टर A अपॉन M माइनस N। ये M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A अपॉन M माइनस N। ठीक है ना? इस तरह से आप अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को बाहर रहकर डिवाइड करता है उसको M अनुपात N के अनुपात में, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है। एक और छोटी सी चीज है, इसी से रिलेटेड दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल पॉइंट, इसी को भी आप समझ लीजिए। मैं यहीं पर आपको बना के दिखा देता हूं। ये इस तरह से ये x एक्सिस है,
ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये ओरिजिन पॉइंट 0, 0, 0। ठीक, कोई भी 2 पॉइंट्स हम मान लेते हैं यहां पर। ये मैंने 2 पॉइंट्स मान लिए। सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये भी मान लिया कि बिंदु A का जो स्थिति सदिश होगा वो है वेक्टर A, बिंदु B का जो स्थिति सदिश होगा वो है वेक्टर B। तो बिंदु A का स्थिति सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश। ठीक, अब अगर हम ये देखें कि A और B का जो लाइन मिलाने वाली है उसका मिड पॉइंट कहीं पर होगा, यहां पर उसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स AB। ओके, अब इस C का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। C का पोजीशन वेक्टर अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा अब इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर ये मिड पॉइंट है तो AC और CB की वैल्यूज या इनका अनुपात कितना होगा? AC और CB की अनुपात जो होगा वो 1:1 होगा, 1:1 का होगा। क्यों? क्योंकि AC और CB तो सेम है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, और 10 10:10 करोगे 1:1 ही तो आएगा। इस तरह से इसमें m की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1, और n की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। अब ये कौन सा केस है? बाय वाला तो है नहीं, अंता वाला केस है। इसको बोलते हैं बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन। ठीक, अब अगर ये वाला केस है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करना है? m इंटू वेक्टर B। यहां पर भी, यहां पर AC अपॉन CB की वैल्यू 1/1 है। ऐसी सिचुएशन पे वेक्टर OC की वैल्यू कितनी आएगी? n इंटू वेक्टर B करना है, 1 इंटू वेक्टर B, तो 1 इंटू वेक्टर B मतलब वेक्टर B प्लस n इंटू वेक्टर A, यानी कि 1 इंटू वेक्टर A। 1 इंटू वेक्टर A करोगे तो वेक्टर A/2, ये OC की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर 2 बिंदु A और B हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स A और B हैं, वेक्टर A और वेक्टर B है, तो उनके मिड पॉइंट, उनको मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होगा उसका पोजीशन वेक्टर आप इस फॉर्मूले से निकाला करेंगे, A प्लस V, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। ये सेक्शन फॉर्मूला है जिसे विभाजन सूत्र कहा जाता है, और इतनी सारी चीजें इसमें से आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो आप प्लीज इससे नोट करिए। और अभी मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज 10.2 का जो इंट्रोडक्शन आप कर रहे हैं ना, ये इंट्रोडक्शन अब कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहें तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लगा के दिखाऊंगा। जितना भी कुछ आपने इसमें पढ़ा हुआ है कल से लेकर के आज तक के बीच में, एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। तो पहले मैं एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा और उसके बाद हम बचे हुए समय पर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहले मेरे सामने है एग्जाम्पल नंबर 4, उसको देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे लिखा हुआ है x, y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश वेक्टर a और वेक्टर b, इनकी वैल्यूज दी गई है। वेक्टर a की वैल्यू है x i कैप प्लस 2 j कैप प्लस z k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू है 2 i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप, समान है। आपको इस क्वेश्चन में आए हुए x, y और z की वैल्यूज पता लगानी है। शर्त यह है कि ये दोनों ही वेक्टर आपस में कैसे हैं? समान। आपने दो वेक्टर अगर समान हैं तो उनकी शर्त क्या है, ये आपने पिछली क्लास में देखा हुआ था। प्रश्न के अनुसार वेक्टर a जो है वो वेक्टर b के इक्वल है। देयरफॉर वेक्टर a की वैल्यू क्या है? x i कैप प्लस 2 j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू वेक्टर b 2 i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना।
अब ये दो सदिश अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके लिए एक शर्त आपको याद होगा बताई गई थी कि दो सदिश एक दूसरे के तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आपस में सेम हो, अर्थात इसके आई कैप का गुणांक इसके आई कैप के गुणांक के बराबर हो, इसके जे कैप का गुणांक इसके जे कैप के गुणांक के बराबर हो, इसकी के कैप का गुणांक उसके के कैप के गुणांक के बराबर हो, तो ही ये दोनों सदिश बराबर माने जाएंगे। अगर ये दो सदिश बराबर हैं तो हम ये कर सकते हैं, इसके आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है x, इसके आई कैप का कोएफिशिएंट 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसके जे कैप का कोएफिशिएंट 2 है और इसके जे कैप का कोएफिशिएंट y है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2, इसके के कैप का कोएफिशिएंट 1 और इसके के कैप का कोएफिशिएंट है z, सो z इज इक्वल टू 1। इस तरीके से, इस तरह से x, y और z की ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। बस इतना सही क्वेश्चन करना है आपको, केवल x, y और z की वैल्यू पता लगानी है ना, इस वजह से। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 पे। मान लीजिए a, वेक्टर a दिया गया है हमको, वेक्टर a की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप, फिर वेक्टर b की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप। तब क्या मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b है? आपसे पहले तो ये पूछा गया है कि वेक्टर a का मॉडुलस वेक्टर b के मॉडुलस के बराबर है या नहीं है। दूसरा ये पूछा गया कि क्या सदिश वेक्टर a और वेक्टर b समान है। देखो बेटा, वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के समान तो नहीं है। क्यों नहीं है? दो वेक्टर एक दूसरे के समान हो ऐसा कब हो सकता है? दो वेक्टर एक दूसरे के समान हो ऐसा तो तभी हो सकता है जब इसके आई कैप का गुणांक उसके आई कैप के गुणांक के बराबर हो, इसके जे कैप का गुणांक उसके जे कैप के गुणांक के बराबर हो। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसके आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है पर इसके आई कैप का कोएफिशिएंट 2 है, इसके जे कैप का कोएफिशिएंट 2 है पर इसके जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है। तो एक क्वेश्चन का जवाब तुम पहले दे सकते हैं कि दोनों सदिश आपस में समान नहीं है। तो जो पूछा था क्या सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान है, तो यहां पर हम लिख देंगे, उस सवाल का जवाब में लिखेंगे नहीं, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में समान तो नहीं है। हिंदी में ना लिखकर सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने ऐसा। अभी जो पहली चीज पूछी गई थी कि क्या मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी के मॉड बराबर है? तो मॉड निकाल के देख लो आप। सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे? किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना बताएगा तो i के गुणांक का स्क्वायर 1 स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 2 दूना 4 और 1 5, ये √5 यूनिट आ जाएगा इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर b निकालिए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर b निकालेंगे तो इसके i कैप का गुणांक का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस इसके j कैप का गुणांक का स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा और 5 √5 यूनिट। तो दोनों के मॉडुलस तो सेम आ रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हाँ, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। ये है पर दोनों समान है ऐसा नहीं कह सकते हम। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 पे लिखा हुआ है सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। मात्रक सदिश का मतलब इकाई सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर। आपको इसके अनुदिश यूनिट वेक्टर पता लगाना है। किसी भी फुल वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है आपको मालूम है। अब अगर हमें ए का मात्रक सदिश चाहिए, मात्रक सदिश चाहिए तो हम क्या करेंगे? मात्रक सदिश को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। हम करेंगे ये कि उसके फुल वेक्टर में उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे। फुल वेक्टर है 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस k कैप। मॉड्यूलस निकालना आपको आता है किसी भी वेक्टर का, i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर। इसमें करिए i कैप का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर करिए 4 आएगा। j कैप का कोएफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर करिए 9 आएगा। k कैप का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर करिए 1 आएगा। इस तरीके से ये 4 9 13 1 14 अंडर रूट 14 आ जाएगा। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 14। और अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 14 i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 j कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 k कैप। तो जो बोला गया था कि इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए, यह भी आंसर हो सकता है। आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं और आंसर में आप इसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके आंसर है, जो मर्जी आप लिख सकते हो। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 6। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 और उसके आगे लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है सदिश वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है उसको ध्यान से सुनिए। आपको इस दिए गए वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा वेक्टर पता लगाना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। सबसे पहले यहां पर हम एक काम करेंगे, इस दिए गए वेक्टर के अनुदिश हम एक ऐसा वेक्टर पता लगाएंगे जिसका परिमाण 1 इकाई हो, 1 यूनिट हो। और किसी भी वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा सदिश पता लगाना जिसका परिमाण 1 यूनिट हो, उसके लिए तो हमको उसका यूनिट वेक्टर ही पता लगाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा वेक्टर a के अनुदिश एक मात्रक सदिश कितना होगा। तो वेक्टर a के अनुदिश, वेक्टर a के अनुदिश मात्रक सदिश पता लगाएंगे। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश। इकाई सदिश के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, वेक्टर a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a क्या है, i कैप माइनस 2j कैप मॉड्यूलस अंडर रूट i कैप के गुणांक का स्क्वायर 1, j कैप का गुणांक माइनस 2 है, उसका स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। तो a कैप की वैल्यू आएगी i कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 5। अब ये चीज देखिए कि ये क्या है, ये वेक्टर a की दिशा में इकाई सदिश। लेकिन हमको तो वेक्टर a की दिशा में एक ऐसा सदिश पता लगाना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। ये क्या है, वेक्टर a की दिशा में एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई है। तो वेक्टर a की दिशा में वो वाला सदिश मालूम है जिसका परिमाण 1 इकाई है। हमको वेक्टर a की दिशा में वो वाला सदिश मालूम करना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपया है तो 7 पेनों का मूल्य 35 रुपया होगा। इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ये है, तो इसके अनुदिश 7 मात्रक सदिश कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करवा दो इसमें, बस ये करना है। इसलिए वेक्टर a के अनुदिश, वेक्टर a के अनुदिश परिमाण 7 वाला सदिश, परिमाण 7 वाला सदिश मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 है। आप याद करिए, यह भी आपको बताया गया था कि कोई किसी का भी फुल वेक्टर चाहिए तो उसके परिमाण का गुणा उसी दिशा की इकाई सदिश से करना है। यहां से हमको मालूम था किसी का भी फुल वेक्टर आप चाहिए तो उसके मापांक का गुणा उसी दिशा के इकाई सदिश से आपको करना है। तो मापांक कितना है 7 और उस दिशा का इकाई सदिश क्या है a कैप। 7 का a कैप में मल्टीप्लाई करवा दो, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 7i कैप माइनस 7 2 14 j कैप अपॉन अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर आ गया।
जो कि उन्होंने पूछा हुआ था, सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 7 है। तो परिमाण 7 वाला सदिश ये आ गया आपका। मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे कि परिमाण 1 वाला सदिश अगर ये है तो परिमाण 7 वाला सदिश क्या होगा, तो 7 से इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है, लिखा हुआ है सदिशों वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये मैं यहां लिख लेता हूं, एग्जांपल नंबर 8 है और उस पे वेक्टर ए की वैल्यू हमको दी गई है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। और दूसरा है वेक्टर बी जो कि है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सदिशों वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे धीरे धीरे वो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है कि आपको करना ये है, दो वेक्टर आपको दिए, उन्होंने उसके बाद पूछा कि इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश बताओ। अब आपको करना यह है कि पहले इनका योगफल मालूम करो, फिर एक जो वो योगफल वाला वेक्टर आएगा, थर्ड वेक्टर बनेगा, उसके अनुदिश इकाई सदिश आपको पता लगाना है। बस इतना छोटा सा काम है। तो पहले हम इन दोनों का योगफल निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका आपको पता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। 2 प्लस 2 दिस विल बिकम 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 प्लस 3 दिस विल बी माइनस 2k कैप। इसको हम मान लेते हैं कि ये है वेक्टर सी, माना a प्लस बी ना लिखना पड़े इसलिए हमने इसको वेक्टर सी मान लिया। तो ये आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल। अब अगर ये योगफल आ गया तो योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश चाहिए। इसका मतलब है वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश आपको चाहिए। वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश, वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश अगर निकालना है तो वेक्टर सी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर सी आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी। इसका मॉडुलस निकालना है तो i कैप, j कैप, k कैप के गुणांकों के वर्गों का योग और उसके बाद वर्गमूल। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 16 4 20 और 9 29। इस तरीके से ये बना 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हमारा आंसर आ गया। दिए गए दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। आप चाहें तो इसे अलग कर सकते हैं, 4 अपॉन अंडर रूट 29i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29i कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 29i कैप। ये आपका आंसर दिया गया है। समझ आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा है एक वेक्टर दिया गया है हमको, वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के दिक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक कोसाइन भी ज्ञात करिए। लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया गया कि किसी भी दिए गए वेक्टर के दिक अनुपात कैसे निकालने हैं और फिर उनके दिक कोसाइंस कैसे निकालनी है। सबसे पहले हम वेक्टर के दिक अनुपात बता देते हैं। वेक्टर ए के दिक अनुपात, दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियोज, DRs। क्या बताया था हमने? किसी भी वेक्टर के दिक अनुपात अगर आपको बताने हैं तो उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप का जो गुणांक होगा उसी गुणांकों को आप बता दीजिए, वही उसके दिक अनुपात हो जाएंगे। आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। दिक अनुपातों को ए बी सी से लिखते हैं ना, तो हम ए से ले रहे हैं। बी की वैल्यू यानी कि जे का गुणांक 1 आ जाएगा।
सी की वैल्यू यानी कि के का गुणांक -2 आ जाएगा इस तरह से। तो ये हो गए दिए गए वेक्टर के दिक् अनुपात। अब अगर इनके दिक् कोसाइंस भी आपको पता लगानी है तो पहले इसका यूनिट वेक्टर बनाइए। अब ए कैप पहले बनाएंगे। ए कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। मॉडुलस निकालने के लिए 1 + 1 + 4, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। इस तरीके से ए कैप की वैल्यू मिली हमको 4 2 6। हम इसको लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 के कैप। ये ए कैप की वैल्यू निकल करके हमारी आ गई। अब अगर हमें इसका इकाई सदिश मिल गया है तो हम इस वेक्टर के दिक् कोसाइन पता लगा सकते हैं। इसलिए वेक्टर ए के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन जिसे आप डीसीज कहते हैं, क्या होंगी इन्हीं को बताना है आपको। ये आएगा दिक् कोसाइंस को LMN से लिखते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें LMN लिख सकते हैं। L की वैल्यू आ गई 1/√6, M की वैल्यू हो गई 1/√6 और N की वैल्यू हो गई -2/√6। तो दिए गए सदिश के दिक् अनुपात भी हमने निकाल लिए और दिए गए सदिश के दिक् कोज्याएं भी हमने निकाल ली हैं। ठीक है, ओके। ये हमने किया एग्जाम्पल नंबर 9। आप प्लीज जल्दी से नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 पर है बेटा, लिखा है बिंदुओं P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 0 एवं Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की ओर दिष्ट सदिश ज्ञात करिए। बिंदु P और Q को मिलाने वाला, मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये Q है, तो P और Q को मिलाने वाला और P से Q की ओर दिष्ट सदिश, P से Q की ओर, P से Q की ओर दिष्ट सदिश आपको ज्ञात करना है। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं। सबसे पहले अगर बिंदु P के निर्देशांक ये हैं तो बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश OP वेक्टर आएगा, इसी से बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप 0k कैप। आप चाहो तो लिख लो या मत लिखो। अगर बिंदु Q के कोऑर्डिनेट्स ये है तो फिर बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश OQ आ जाएगा -i कैप -2j कैप -4k कैप। ठीक, हमको तो PQ पता लगाना है, इसलिए वेक्टर PQ। अभी इसके बारे में आपको बताया गया था कि अगर वेक्टर PQ आपको फाइंड आउट करना है तो Q का पोजीशन वेक्टर में P का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दीजिए। Q के पोजीशन Q के पोजीशन वेक्टर में P के पोजीशन वेक्टर को माइनस करिए। इसमें इसको माइनस करना है तो पहले इससे लिखेंगे -i कैप -2j कैप -4k कैप। इसमें P का पोजीशन वेक्टर ये माइनस करना है, माइनस करेंगे सारे निशान बदल जाएंगे, -2i कैप -3j कैप -0k कैप, -i कैप -2i कैप मिलके हो गए -3i कैप, -2j कैप -3j कैप मिलके हो गए -5j कैप और ये हो गया -4k कैप। ये आ गया बिंदु P और Q को मिलाने वाले तथा PQ की ओर दिष्ट सदिश का मान -3i कैप -5j कैप -4k कैप, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अगला एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 11। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है। ओके,
ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए क्या कहते हैं इस पे। दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP और OQ ये है। हम दो बिंदु ले लेते हैं, ये X, ये Y और ये Z। दो बिंदु हमने ले लिए, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। पॉइंट P का स्थिति सदिश भी दिया गया है, पॉइंट Q का स्थिति सदिश भी दिया गया है। बिंदु P का स्थिति सदिश OP हमको दे रखा है। OP वेक्टर इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। और बिंदु Q का स्थिति सदिश आपको दे रखा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करें जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः भी विभाजित करे और बाह्यतः भी विभाजित करे। पहले तो अंतः पता लगा लेते हैं, 2:1 के अनुपात में। यहां पर ये 2 m का काम करेगा, ये 1 n का काम करेगा, ठीक है। और ये है, मान लेते हैं पॉइंट R, इसका मुझे स्थिति सदिश पता लगाना है, ठीक है ना। PQ उसको मिलाने वाली रेखाखंड को ये R 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो R का स्थिति सदिश पता लगाइए। फॉर्मूला आपको आता है, OR इज इक्वल टू OR, दिस इज O, OR इज इक्वल टू 2 वेक्टर OQ प्लस 1 वेक्टर OP, 2 वेक्टर OP, 2 वेक्टर OQ, 2 वेक्टर OQ प्लस 1 वेक्टर OP, 1 इंटू वेक्टर OP अपॉन 2 प्लस 1, m प्लस n लगाते थे ना, वही फॉर्मूला हमने यूज किया। 2 को OQ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज OQ, दिस इज OP। 2 का गुणा OQ से करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 1 से OP को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस 2 वेक्टर B माइनस 2 वेक्टर B कैंसिल हो गया, और 2 और 3 हो गया 5, तो 5 अपॉन 3 वेक्टर A। ये स्थिति सदिश आ गया OR का जब अंतः विभाजित करता है। ये हमने क्या माना है, अंतः विभाजित करने में ये बिंदु R का कोऑर्डिनेट उसका वो स्थिति सदिश आ गया है। अब अगर बाह्यतः विभाजित करेगा तो उसके लिए क्या सूत्र लगेगा और उससे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये x, ये y और ये z। यहां पर मैंने माना ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंट R है। इनको मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये 2 है, और ये लेंथ कितनी है, 1 है। यहाँ पर ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, ये O है, तो बिंदु P का स्थिति सदिश OP ये है, बिंदु Q का स्थिति सदिश OQ ये है। आपको बिंदु R का स्थिति सदिश पता लगाना है OR। जैसे यहाँ पर ये चीज मालूम करनी थी आपको OR, वैसे यहाँ पर ये वाला पोजीशन वेक्टर मालूम करना है OR, ठीक है। अब इस OR को देखिए, सारी वैल्यूज तो वही नोट करनी है, बस फॉर्मूले को सोच समझ कर यूज करिएगा। OR के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करिए, हम लिखे थे m वेक्टर B माइनस लगाया था n वेक्टर A। ऐसे इसमें क्या लिखेंगे, 2 वेक्टर OQ, 2 वेक्टर OQ माइनस 1 वेक्टर OP अपॉन 2 माइनस 1, बाय विभाजन है ना, माइनस करेंगे। अच्छा, ये वेक्टर OR इज इक्वल टू OQ को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B माइनस 1 इंटू OP। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो यहीं पर माइनस है, आगे तो निशान बदल जाएगा, निशान चेंज होकर के ये हो जाएगा माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, ऐसा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए,
2a minus 3a, this will become minus vector a. 2b plus 2b, this will be plus 4 vector b. बस ये आ जाएगा। अपॉन 1 है तो 1 से डिवाइड करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू मिलेगी। तो ये आ गया वेक्टर ओ आर, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो वैल्यू हमारी मिली, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमने लगाया। और देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है बाह्यतः विभाजन के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लेते हैं, यहीं पर मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। 12 नंबर पे लिखा हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कोई भी एक छोटा सा ट्रायंगल हम मान लेते हैं, एक रफ ट्रायंगल जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के लिए उसका वेक्टर बना के दिया है उन्होंने, इसका मतलब ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है। किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, ए का पोजीशन वेक्टर है तो ओ ए से लिखेंगे, उसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर ओसी की वैल्यू दी गई है 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये ओसी की वैल्यू है। अब कह रहे ये प्रूव करो कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ये जो शीर्ष है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और उनके शीर्ष बिंदुओं के स्थिति सदिश आपको दे दिए गए हैं। यहां पर एक छोटी सी चीज देखने लायक है कि आपको ओ ए मालूम है, ओ बी मालूम है, ओ सी मालूम है। अगर आपको ए बी मालूम होता, बी सी मालूम होता और सी ए मालूम होता, इन त्रिभुज, जो त्रिभुज दिया गया इसकी तीनों भुजाओं के अगर परिमाण हमको मालूम होते तो हम उसकी मदद से बता सकते थे कि त्रिभुज समकोण है या नहीं है। वो भी कैसे? अगर तीनों भुजाओं के परिमाण हमको मालूम होते तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते और बाकी जो अन्य दो भुजाएं बचती उनके भुजाओं का वर्गों का योग करते और देखते कि क्या वो दोनों बराबर हैं। आपने पढ़ा है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए किसी भी त्रिभुज में तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज माना जाता है, वो त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको इनकी भुजाओं के परिमाण चाहिए और भुजाओं के परिमाण से पहले भुजाओं के सदिश चाहिए, क्योंकि भुजाओं का वेक्टर मालूम होगा तो ही हम परिमाण तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी भुजाओं के सदिश निकालना चाहेंगे। जैसे हम ए बी निकालना चाहेंगे, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी के लिए अब आप रूल भी समझने लगे हो, ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा। बी के स्थिति सदिश में ए के स्थिति सदिश को माइनस करना है। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, बी का स्थिति सदिश ये है, ए का स्थिति सदिश ये है, इसमें इसको माइनस करिए, आई कैप माइनस 2i कैप, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। इसमें इसको माइनस करिए तो माइनस 2j कैप, फिर इसमें इसको माइनस करिए, ये बन जाएगा माइनस 6k कैप। आप चाहे तो अलग अलग लिख के कर सकते हैं, करके देखिए यही मिल जाएगा आपको। अच्छा, उसके बाद हमको चाहिए BC वेक्टर चाहिए। तीनों भुजाओं के वेक्टर निकालेंगे, फिर हम उनके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो आप चाहें तो यहीं पर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी अंडर रूट, इसके गुणांक का स्क्वायर 1, इसके गुणांक का स्क्वायर 4, इसके गुणांक का स्क्वायर 36, ये अंडर रूट 41 के बराबर आया। तो ये ए बी का जो मैग्नीट्यूड है ना, दिस इज अंडर रूट 41। अब हम BC की वैल्यू पता लगाएंगे। BC के लिए C के पोजीशन वेक्टर में B के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। C का पोजीशन वेक्टर ये है, B का पोजीशन वेक्टर ये है, इसमें इसको माइनस करिए, 3 में 1 माइनस करेंगे 2i कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस j कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे तो प्लस k कैप। ये BC आ गया। अब इसलिए BC का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। AB का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब मॉड्यूलस ऑफ BC कर लेंगे।
मॉडुलस ऑफ BC के लिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर करिए 4 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, दिस इज अंडर रूट 6। नाउ BC भी निकल के आ गया। अब हम वेक्टर CA पहले पता लगाएंगे। इस तरीके से तीनों भुजाओं के पहले वेक्टर निकालेंगे, फिर उनके मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा। BC का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 आया तो इस भुजा की लेंथ अंडर रूट 6 के बराबर आ गई। ठीक है, CA निकालिए। उसके लिए A के पोजीशन वेक्टर में C का पोजीशन वेक्टर हम माइनस कर देंगे। ये A का पोजीशन वेक्टर है C का, इसमें इसको माइनस करिए। 2i में 3i माइनस करेंगे, माइनस i कैप। माइनस J में -4 माइनस करिए, प्लस 3j कैप। प्लस K में -4k माइनस करिए तो प्लस 5k कैप। उसके बाद अब हमें CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, परिमाण। अंडर रूट इसके गुणांक का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 प्लस 9 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 35, 25 9 34 और 1 35 आ जाएगा। अब आप देखो बेटा, तीनों भुजाओं के मैग्नीट्यूड्स तो हमको पता लग गए हैं। अब हम क्या तरीका है हमारा ये पता लगाने का कि ये भुजाएं जिस त्रिभुज की होंगी वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। उसके लिए हमको करना ये है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो फिर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AB। बाकी दो भुजाएं AC और BC हैं, तो इसका वर्ग अगर इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे वेक्टर AB के मॉडुलस का स्क्वायर, ये हमने किया। मॉडुलस AB की वैल्यू है अंडर रूट 41, स्क्वायर करेंगे तो ये 41 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का वर्ग करके देखो। वेक्टर BC का मॉडुलस, उसका स्क्वायर करिए, वेक्टर CA मॉड का स्क्वायर करिए और दोनों को ऐड करिए। BC अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 आएगा, अंडर रूट 35 का स्क्वायर 35 आएगा। इस तरीके से ये आ गया 41। अब देखो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, इसलिए जो भी त्रिभुज के ये बिंदु दिए गए हैं वो एक समकोण त्रिभुज है। उन्होंने यही तो बोला था कि दर्शाइए कि बिंदु A, B और C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम लिख सकते हैं स्पष्ट है, स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और इस तरीके से एग्जाम्पल्स इसके सारे कंप्लीट हो गए हैं। आपका काम ये है, आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। आपकी ड्यूटी ये है, आपका होमवर्क ये है कि जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, मुझे क्योंकि मैंने 10.2 का आपको इंट्रोडक्शन बताया है, उसकी एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है। और जितना 10.2 में इंट्रोडक्शन बताया गया है उन्हीं में से ही जितनी बातें आपको बताई गई हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.2 में बनेंगे। आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी ये है कि एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। जैसा कि मैं देख रहा हूं टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे भरोसा है कि वो सारे क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे। अगर फिर भी उनमें से कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई चीज कम समझ में आती है, तो हम उसको आपको क्लियर कर देंगे, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, जो आप पूछेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका होमवर्क आपको करके रखना है अगली क्लास तक। आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। और चलते हुए एक बार जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि लगातार जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं, ये जो कुछ हम बता रहे हैं उसको तो आप अच्छे से समझते चलिए, लेकिन जो आपकी पिछली एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शंस हैं, अगर किसी एक्सरसाइज को आप रिवाइज कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन नहीं आता है, तो आप फिर से वीडियो पे जा सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके वीडियो पे देखिए, वो इंट्रोडक्शन फिर से आपको वहां से मिल जाएगा। और
सेम इसी तरीके से जैसा आपको एक्चुअली उस वक्त पढ़ाया गया था उसी तरीके से फिर से आपको समझ में आएगा। वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जाम तक लगातार पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहें। ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको भी आप अच्छे से तैयार करें, उसको भी अच्छे से सुनिए आप। हम सभी का आशीर्वाद आप पर है, हम सभी की दुआएं हैं भगवान से, ईश्वर से, कि वो आपकी लाइफ में जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ईश्वर आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे और आपको उन बुलंदियों तक पहुंचाए जिनके एक्चुअली आप हकदार हैं। तो आज मैथमेटिक्स में इन्हीं दुआओं के साथ मैथमेटिक्स में आज इतना ही रखते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।